नमस्कार दोस्तों। एम के लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग आपके यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड की सीरीज में ऑर्डर 1 कर चुके थे। अभी हम ऑर्डर 2 को आज स्टडी करेंगे। ऑर्डर 2 आपका फ्रेम ऑफ सूट्स के बारे में बताता है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियोज़ को शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। देखिए, ऑर्डर 2 क्या है, ये आपको फ्रेम ऑफ सूट्स के बारे में बताता है। इसमें टोटल 7 रूल्स दिए गए हैं। किसी भी सूट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स आपके क्या क्या होते हैं। आपको सबसे पहले पार्टी चाहिए होती हैं, कॉज ऑफ एक्शन होता है, और आपका रिलीफ होता है कि अब रिलीफ क्या डिमांड किया आपने। तो ऑर्डर 2 की हम अगर बात करें, फ्रॉम फ्रेम ऑफ सूट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लीडर हैं, कहीं पे एडवोकेट हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूल 1 आपको बताता है फ्रेम ऑफ सूट कि सूट का फ्रेम कैसे बनना चाहिए। रूल 2 आपको बताएगा कि आप अपने क्लेम आपको कैसे करना है, आपके क्लेम में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो। आपको होल क्लेम इंक्लूड करना है, आप लिंकिश कर सकते हो, अपना कुछ क्लेम को छोड़ सकते हो, या आपने ओमिशन कर दिया कोई रिलीफ की डिमांड से। तीसरा है ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जहां आप कई सारे केस अपने कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइंट कर सकते हैं। फोर्थ है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो आपके क्लेम्स होते हैं उसके बारे में बताता है। फिफ्थ है आपका जो क्लेम है किसी भी एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हायर के अगेंस्ट में जो है उसके बारे में बताता है। रूल 6 कोर्ट की पावर को बताता है, जिसमें कि कोर्ट सेपरेट ट्रायल्स ऑर्डर कर सकता है। और रूल 7 है ऑब्जेक्शंस टू एज टू मिसजॉइंडर, ये मिसजॉइंडर के ऑब्जेक्शन की बात करता है। अगर आप रूल 1 को ऑर्डर 1 को सॉरी अगर आप ऑर्डर 1 को देखेंगे तो कई सारे रूल उससे मिलते हुए हैं। स्पेशली ऑर्डर 1 रूल 3 एंड ऑर्डर 2 रूल 3 के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इनको थोड़ा सा एक एक करके स्टडी करते हैं। देखिए, बेरक डेफिनेशन के हिसाब से अब एक बार बेरक डेफिनेशन पढ़ते हैं हम किसकी, रूल 1 की। रूल 1 में क्या कहता है कि एवरी सूट सेल एज फार एज प्रैक्टिसेबल टू बी फ्रेम्ड सो एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर द फाइनल डिसीजन। देखिए ये क्या बताता है यहाँ पे, ये आप क्या बताता है, ये आपको ग्राउंड बताता है। ये ग्राउंड किसके लिए है, कोर्ट के लिए, सो दैट कि कोर्ट जो है फाइनल डिसीजन दे सके, उसके लिए उसको ग्राउंड मिलना चाहिए। अगर आप सूट अच्छे से फ्रेम करेंगे तो आपको क्या रिलीफ चाहिए, क्या आपका कॉज ऑफ एक्शन है। आपने कभी कभी देखा होगा जब हम रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पढ़ते हैं, अगर किसी में कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं दे रखा है या आपने रिलीफ ही डिमांड नहीं कर रखा है, तो आपका प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो जो आपका फ्रेम ऑफ सूट है उसमें उससे कोर्ट को फाइनल डिसीजन देने के लिए ग्राउंड मिलता है। किस पे मिलता है, अपॉन द सब्जेक्ट्स इन द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट्स के जो सब्जेक्ट हैं, जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो भी आपका डिस्प्यूट है, उसके बेस पे उसको मिलता है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एंड टू प्रिवेंट, ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है किसके लिए, फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग देम। देखिए हमने रेस जुडिकाटा की बात की थी, अगर आप देखेंगे तो वो फर्दर लिटिगेशन, इट मीन्स इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट टू एंड एवरी लिटिगेशन। हर एक मुकदमे का एक अंत होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को दो बार एक ही मुकदमे के लिए, एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए बार बार पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। अगर कोई रिलीफ कोई एक बार डिमांड कर चुका है तो वो दोबारा से नहीं होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसको हमने रेस जुडिकाटा में पढ़ा था। तो आपका रूल 1 बात करता है कि ये जो सूट है इसका फ्रेम ऐसा होना चाहिए जिससे कि कोर्ट को ग्राउंड मिल सके, जिससे वो फाइनल डिसीजन दे सके, और ये प्रिवेंट करना चाहिए कि फर्दर कोई लिटिगेशन दोबारा आए। मतलब आपके जो भी रिलीफ आपको डिमांड करने हैं, जो कॉज ऑफ एक्शन है, सब आप एक ही सूट में बताएं। ऐसा नहीं कि अभी कुछ बता रहे हैं, फिर कुछ बता रहे हैं, फिर तीसरे सूट में कुछ बता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हम चलते हैं रूल 2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रूल 2 क्या बात करता है कि सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। इसका क्या मतलब है कि आप जब कोई भी एक प्लेंटिफ केस लेकर जाता है कोर्ट में, तो वो अपने प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन देता है, उसके बाद वो एक रिलीफ की डिमांड करता है, क्लेम करता है कि मुझे ये रिलीफ चाहिए। अब उसको अपना पूरा क्लेम वहाँ पे जो रिलीफ है फुल क्लेम करना है,
ऐसा नहीं है कि उसने पार्ट बाय पार्ट कर दिया हो। इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ए ने एक ए है जो हमारा प्लेंटिफ है और बी हमारा डिफेंडेंट। ए ने बी के ऊपर एक केस फाइल किया, सूट इंस्टीट्यूट कर दिया इसके अगेंस्ट में, और बी को इसके 10,000 रुपीज देने थे। ठीक है, 10,000 रुपीज देने थे। ए ने केस क्या किया कि सर इसको मेरे 3,000 रुपये देने। मान लीजिए हम इसे कोई पार्ट इसने मांग लिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये फिर से जो 7,000 बच गए उसके लिए दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता है। ए जो है नहीं कर सकता। ए को अपना यहाँ पे फुल क्लेम लेना था, जो इसने 10,000 का था इसको वो अपना फुल क्लेम लेना चाहिए था। तो ठीक है, तो सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम, जो सूट है आपका जिसको फ्रेम करेंगे उसमें आपका पूरा क्लेम इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजन दिया है। मान लीजिए से इसने 3,000 कर दिया, हमने यहाँ बात की कि इन्होंने अपना 3,000 कर दिया, बट यहाँ अगर आप पढ़ेंगे द प्लेंटिफ में रिलिंक्विश एंड पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। अब मान लीजिए लोग जिस कोर्ट में गए थे, कोई कोर्ट थी सी, ये कोर्ट में गए थे, अब ये मुकदमे ही 5,000 तक के सुन सकती है। तो ये कोर्ट है, इसका जो पिक्यूनरी जुरिडिक्शन है, वो पिक्यूनरी लिमिट क्या है इसकी, सिर्फ 5,000 है। अब 5,000 लेकिन क्लेम है 10,000। अब ए चाहता है कि उसका जो मुकदमा है वो इसी कोर्ट में चले, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने मुकदमे को किस पे ले सकता है, 5,000 पे, बाकी पोर्शन को वो छोड़ सकता है कि मैं अपना मुकदमा इसी सी कोर्ट में चलाऊंगा। तो प्लेंटिफ में रिलिंक्विश एंड पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट, वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसका अगर उसको पेक्यूनियरी लिमिट्स है और वो सब कुछ चाहता है पूरे क्लेम को, तो सूट मस्ट इंक्लूड द होल क्लेम। ये रूल 2 सब रूल 1 की बात है। अभी हम बात कर लेते हैं रूल 2 सब रूल 2 की, द रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम। अभी हमने बात की थी कि पेक्यूनियरी लिमिट्स में लाने के लिए वो उसको अपने रिलिंक्विश कर सकता है। ये यहाँ क्या कहता है कि वेयर अ प्लेंटिफ omits to sue in respect of or intentionally relinquish। देखिए क्या कह रहा है, जहां पे कोई प्लेंटिफ, ठीक है, या तो ओमिट करता है टू शू, शू करने से, और इंटेंशनली रिलिंक्विश यानी कि जानबूझकर, जैसे उसने 10,000 से 5,000 कर दिया भाई कि वो कोर्ट की पिक्यूनियरी लिमिट्स में आ जाए, वो इंटेंशनली रिलिंक्विश किया उसने वहां पे। एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, अपने क्लेम का कोई भी पोर्शन, he shall not afterward sue in respect of the portion so omitted or relinquished। अब जो उसने छोड़ दिया है, अब वहां उसने क्या किया था, 5,000 रुपीज छोड़ दिए थे, तो उस 5,000 रुपीज के लिए वो दोबारा केस नहीं कर सकता है, दोबारा से वो केस नहीं हो सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं रूल 2 सब रूल 3 की, ओमिशन टू sue फॉर वन और सेवरल रिलीफ। अब मान लीजिए कि ए को बी से 3 या 4 रिलीफ लेने थे, और ए को लगा कि ठीक है मैं इससे सिर्फ एक रिलीफ लेता हूँ बाकी छोड़ देता हूँ, तो किसमें क्या लिखा है बेयर एक्ट में कि अ पर्सन इंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ। ए को बी से ज्यादा क्लेम लेने थे इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन, एक ही कॉज ऑफ एक्शन की वजह से, मे sue फॉर ऑल और एनी सच रिलीफ बट इफ ही ओमिट्स। देखिए वो क्या उसको कोर्ट ने बोल दिया कि वो ही मे sue फॉर ऑल और एनी ऑफ सच रिलीफ, वो सभी के लिए भी केस कर सकता है और वो किसी एक रिलीफ के लिए भी कर सकता है। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट है, बट आ गया यहाँ पे, ये क्या कहना चाह रहा है, बट इफ ही ओमिट्स, अगर उसने ओमिट कर दिया है कि एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, ठीक है, इफ ही ओमिट्स, वो ओमिट कर देता है किसे, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट,
टू sue for all such reliefs he shall not afterwards sue for any relief so omitted. अब मान लीजिए वो 3 या 4 रिलीफ के लिए वहां पे इंटाइटल था, उसको 3-4 रिलीफ मिलने चाहिए थे, लेकिन उसने रिलिंक्विश कर दिया, छोड़ दिया, ओमिट कर दिया कि नहीं लूंगा जी मैं, मुझे एक ही दिला दो, मांगा ही नहीं आपने कोर्ट से। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है, जब डिसाइड हो जाएगा दोबारा से सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। अभी हम रूल 2 को एक एग्जांपल से समझते हैं छोटे से। मान लीजिए किसी एक हाउस है, इसमें ए जो है बी के ऊपर फॉर रिकवरी ऑफ रेंट एक सूट इंस्टीट्यूट कर देता है, और कब का रेंट नहीं दिया है इसने, कॉज ऑफ एक्शन क्या हो गया आपका, रेंट हो गया। तो रिलीफ क्या क्लेम करता है, क्या क्या रिलीफ के लिए इंटाइटल है वो, फिर 2017, 18 और 19 3 साल से किराया नहीं दिया है अभी ने, अब वो कोर्ट पहुंच गया है कि सर को किराया दिलाओ मुझे। तो इसका एंटाइटलमेंट क्या है, 3 साल का एंटाइटलमेंट है, क्योंकि ए जो है अपना हाउस ओनर है और आपका जो रेंटर है वो आपका बी है। तो देखिए यहाँ पे अगर ए ने 2017 के लिए क्लेम कर दिया, 2019 के लिए कर दिया, लेकिन उसने 2018 के लिए नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे 2018 जो है उसने छोड़ दिया, ओमिट कर दिया है। क्या कर दिया है, अगर ओमिट कर दिया है तो जब उसको 2019 और 2017 2017 और 19 के लिए उसको कोर्ट ने रेंट दिलवा दिया, लेकिन तो 2018 भी उसका राइट तो था, रेंट तो उस साल भी उसके घर में रहा है तो राइट था, लेकिन इसने अपनी मर्जी से उसको ओमिट कर दिया है, तो दोबारा से ये केस नहीं कर सकता। अगर मान लो इसने पिक्यूनरी लिमिट्स में लाने के लिए किसी कोर्ट में भाई किसी 1 साल का छोड़ दिया, तो भी दोबारा नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी रिलीफ को हम लोग छोड़ देते हैं या रिलिंक्विश कर देते हैं, या उसमें हम उस प्लेंट में सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा से कोई रिलीफ की डिमांड नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ऑर्डर 2 का रूल 2 क्लियर हो गया होगा। अभी रूल 3 की बात कर लेते हैं। रूल 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। देखिए ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन से क्या है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड a plaintiff may unite in the same suit several cause of actions against the same defendant। मान लीजिए किसी एक डिफेंडेंट ए और बी के बीच में कोई झगड़ा है, किसी भी चीज से लेके ए के राइट्स के साथ बी ने कुछ छेड़खानी की है, बी की लाइबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, तो इसको ये जितना भी इसके खिलाफ इसके पास अपने कॉज वो होंगे, डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन होंगे, वो उन सबको यूनाइट कर सकता है अगेंस्ट दी बी इन द सेम सूट, अगर सेम डिफेंडेंट है। और अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, मान लीजिए यहाँ पे सी डी, ठीक है, कई सारे डिफेंडेंट हैं, तो भी ये यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शंस को यूनाइट कर सकता है। एंड एनी प्लेंटिफ हैविंग कॉज ऑफ एक्शंस इन विच दे आर ज्वाइंटली। अब मान लीजिए यहाँ पे प्लेंटिफ भी ये भी ज़्यादा है, एक्स और वाई भी इसके साथ में है, ठीक है, तो इस केस में भी ये तीनों लोग एज ए प्लेंटिफ ज्वाइन करके डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शंस को यूनाइट कर सकते हैं, आइदर अगेंस्ट अ सिंगल डिफेंडेंट और अ मोर देन वन डिफेंडेंट ज्वाइंटली। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेकंड देखेंगे, रूल 3 का सब रूल 2 देखेंगे, यहाँ कोर्ट क्या कहता है कि वेयर कॉज ऑफ एक्शन आर यूनाइटेड, जहां आपने कॉज ऑफ एक्शन को यूनाइट कर दिया है, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। हमने बात की थी कि पिक्यूनरी लिमिट्स के लिए आप उसकी वैल्यू को कम कर सकते हो, रिलिंक्विश कर सकते हो, किसी चीज को छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट एज रिगार्ड द सूट शेल डिपेंड ऑन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट सब्जेक्ट मैटर। अब मान लीजिए ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन जो है यूनाइट कर दिए थे।
अब इनको सभी कॉज ऑफ एक्शन को मिला के जो इसका पेक्यूनियरी वैल्यू बनेगा, दैट वैल्यू डिसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। रूल 3 के हिसाब से आप डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन को यूनाइट तो कर सकते हो अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और अ ग्रुप ऑफ डिफेंडेंट, बट जो आपका सभी यूनाइट हो जाने के बाद जितने भी कॉज ऑफ एक्शन है उनकी एग्रीगेट अमाउंट और जो वैल्यू होगी सब्जेक्ट मैटर्स की, क्योंकि हम देखिए पेक्यूनियरी लिमिट्स को कैसे देखते हैं, जो प्लेंट के हिसाब से वैल्यू लगती है उसी को हम देखते हैं। तो दैट विल डिसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट एट द डेट ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट, जिस दिन हम सूट को इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। तो रूल 3 आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम बात करते हैं रूल 4 की। रूल 4 जो है वो क्या बता रहा है यहाँ पे आपको, ये क्या कह रहा है कि फॉर द रिकवरी, इसकी रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब अगर आप रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई सूट लेकर आते हैं तो उसमें सर्टेन क्लेम्स ही हैं जो साथ में ज्वाइन किए जा सकते हैं। जब कोई रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई सूट आएगा तो उस टाइम पर आप सारे सब कुछ उसके साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, जैसे हमने रूल 3 में पढ़ा था ज्वाइंडर ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ क्या है, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ सर्टेन क्लेम्स हैं जो ज्वाइन किए जा सकते हैं। देखिए पहले इसने एक यहाँ पे जनरल बात की है कि नो कॉज ऑफ एक्शन सेल अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट। कोई भी ऐसा कॉज ऑफ एक्शन विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन के बिना आप किसी भी कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन नहीं कर सकते हो इसमें फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये इसने एक जनरल बात कह दी कि आप किसी भी कॉज ऑफ एक्शन को कोर्ट की परमिशन के बिना ऐड नहीं कर सकते रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में। बट यहाँ पे इसने कुछ एक्सेप्शन दे दिए हैं। क्या दे दिए इसने, कुछ हमें एक्सेप्शन दे दिए हैं यहाँ पे। अब एक्सेप्शन क्या क्या है, सबसे पहली जो एक्सेप्शन है वो हमारी क्या है कि क्लेम्स फॉर द मैसने प्रॉफिट, जो मैसने प्रॉफिट के लिए क्लेम होगा, ठीक है, और एरियर्स ऑफ रेंट या एरियर ऑफ रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्लेम्ड और एनी पार्ट देयर ऑफ। ये क्या कह रहा है, कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी या उसका कोई भी पार्ट जिसकी रिकवरी के लिए सूट लाया गया है उसके अगेंस्ट में अगर कोई मैसने प्रॉफिट का आपका कॉज ऑफ एक्शन है, एरियर ऑफ रेंट का है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड एक्सेप्शन हमारी क्या है यहाँ पे कि क्लेम्स फॉर डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए जिस प्रॉपर्टी के लिए प्लेंटिव केस लेकर गया है, रिकवरी हमारी इसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक सूट लेकर गया है, अब उस सूट के उसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये कि उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो ठीक है, तो वहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डैमेजेस के लिए क्लेम जो है वो ज्वाइन किया जा सकता है विद द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा एक्सेप्शन यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्सेप्शन यहाँ क्या दिया गया है कि क्लेम्स इन विच द रिलीफ साउट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अब मान लीजिए कुछ ऐसे क्लेम्स हैं जो जिसमें आपने जो रिलीफ मांगा है वो उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है, तो उस करके ऐसे क्लेम्स को भी आप ज्वाइंट कर सकते हो। यहाँ जो प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइजो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल shall be deemed to prevent any part in the suit for foreclosure or redemption। देखिए फोरक्लोजर क्या होता है आपका, फोरक्लोजर होता है आपका मोर्टगेजी का राइट और रिडेम्पशन होता है आपका मोर्टगेजर का राइट। अगर किसी ने भी ऐसी मोर्टगेज प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए कोई सूट फाइल कर रखा है, कोई सूट इंस्टीट्यूट कर रखा है, तो रूल 4 जो है पूरा का पूरा रूल 4 उसे ऐसा करने से नहीं रोक पाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शेल डीम टू प्रिवेंट, उसे नहीं रोकेगा, ठीक है, अगर कोई भी फोरक्लोजर के लिए रिडम्पशन के लिए किसी मोर्टगेज प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए केस है। तो रूल 4 आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम अपने चलते हैं रूल 5 पर। क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हायर। अभी हम लोग रूल 5 की बात करते हैं। रूल 5 क्या कहता है आपको
क्लेम्स बाई और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हायर। ये यहाँ पे देखिए तीन चीज़ों की बात करता है, एग्जीक्यूटर की, एडमिनिस्ट्रेटर की या फिर हेयर की। इट मीन्स उसका कोई भी ऐसा, हेयर होता है आपका वारिश, कोई भी ऐसा क्लेम जो बाई और अगेंस्ट, या तो इन तीनों के द्वारा या इन तीनों के विरुद्ध कोई ऐसा क्लेम होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, रूल 5 बताता है। देखिए रूल 5 क्या कहता है कि नो क्लेम बाई और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर एज सच शैल बी ज्वाइंड विद क्लेम्स बाई और अगेंस्ट हिम पर्सनली। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है किसी का ए का, एक ए की कोई प्रॉपर्टी थी और उसने क्या किया, किसी को अपना एग्जीक्यूटर बना दिया, ठीक है, या कोई किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, ठीक है, या कोई उसका वारिस भी होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर इन लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट है, एग्जीक्यूटर क्या करता है, वो उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता है। मान लीजिए उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, 1000 स्क्वायर फीट उसकी प्रॉपर्टी थी, उसमें से उसने 800 स्क्वायर फीट किसी को दे दिया, 200 स्क्वायर फीट खुद के पास रखा है। तो जो 200 स्क्वायर फीट में उसका खुद का जब इंटरेस्ट जनरेट हो गया, पर्सनल इंटरेस्ट हो गया वहाँ पे, ठीक है, तो जब भी कोई उस प्रॉपर्टी को लेके कोई ऐसा डिस्प्यूट आएगा, तो उसके केस को वहाँ ज्वाइन किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि नो क्लेम बाई और अगेंस्ट, जब तीनों के अगेंस्ट में या इनके द्वारा कोई क्लेम नहीं हो सकता, किसी ऐसे उसके साथ क्या नहीं हो सकता, ज्वाइन नहीं कर सकते हम, किसके साथ, जो इनके पर्सनल इंटरेस्ट के वो हैं, unless the last mentioned claim are alleged or arise reference to a state in respect of which the plaintiff or defendant sues or is sued as executor, administrator, heir of, or are such as he was entitled to or liable for jointly with the डिजीज पर्सन फ्रॉम ही रिप्रेजेंट। वो क्या कह रहा है कि जो डिजीज पर्सन है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और उसके हेयर, अगर इन लोगों का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें, तो उसी को किया जा सकता है। अदरवाइज इनका अगर कोई पर्सनल वो है तो उसको आप इसमें ऐड, क्लेम को ज्वाइन नहीं कर सकते। अभी रूल 6 की बात करते हैं। रूल 6 में इसने कोर्ट को एक पावर दे दी है। देखिए हमने रूल 1 जब ऑर्डर 1 पढ़ा था तो वहां भी हमने देखा था कि अगर कोई प्लेंटिफ या डिपेंडेंट कोई भी पार्टी आपके ट्रायल को डिले कर रहा है या इम्ब्रेस कर रहा है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो उसकी वजह से जस्टिस टाइम से नहीं दिया पा रहा है दूसरे किसी बंदे को, तो कोर्ट उसके लिए एक सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर कर सकती है। यहाँ भी यही कहता है ये, वेयर इट अपियर्स टू द कोर्ट दैट द ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, देखिए वहाँ ज्वाइंडर ऑफ पार्टी था, यहाँ क्या है, ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है। अगर कोई आपका कॉज ऑफ एक्शन का ज्वाइंडर इन वन सूट में एम्बेरस और डिले दी ट्रायल, भाई आपने 3 या 4 कॉज ऑफ एक्शन को एक साथ जोड़ दिया, उनकी वजह से आपका जो है डिले हो रहा है, ठीक है, या फिर वो कोर्ट के लिए इनकन्वीनियंट है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, इट मे ऑर्डर ए सेपरेट ट्रायल, सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर दे सकता है, और मेक सच अदर ऑर्डर, या फिर कोई ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जैसा भी न्याय के इंटरेस्ट में उसको ठीक लगता है। ये कोर्ट की पावर है। तो रूल 6 हमारा किसकी बात कर रहा है, कोर्ट की पावर की बात कर रहा है। अभी हम रूल 7 की बात करते हैं, ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंडर। देखिए ये यहाँ क्या कहना चाहता है, हमने ऑब्जेक्शन के बारे में 2-3 जगह बात की है पूरी सीपीसी में, अगर आप देखेंगे हमने एक बार इसकी बात कहाँ की थी, हमने मिस जेंडर की बात की थी ऑर्डर 1 में, और ऑब्जेक्शन की बात हम कहाँ कर रहे हैं, ऑर्डर 1 में भी हमने बात की है। हम जुरिडिक्शन किसी कोर्ट का अगर है उस पर अगर ऑब्जेक्शन करना उसकी बात की, तो हर एक में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ कॉमन है कि आपको एज एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी इस ऑब्जेक्शन को लेकर आना है, आप डिले नहीं कर सकते। यहाँ भी क्या कह रहा है कि ऑल द ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस जेंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, भाई अगर किसी पार्टी को लगता है कि कॉज ऑफ एक्शन को गलत जोड़ दिया गया है, मिस ज्वाइंडर कर दिया है इसका, shall be taken at the अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, ये ध्यान देने की बात, यथा शीघ्रतम संभव, जितना जल्दी हो सके आपको बताना है। एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट, जब भी इशू सेटल हो रहे हैं या उससे पहले, मतलब केस के बिल्कुल इनिशियल उसमें बताना है, ऐसा नहीं कि आप बहुत लेट जाके बता रहे हो तो आपका ये राइट जो है वेव ऑफ हो जाएगा। अनलेस
लेकिन इसमें इसने कंडीशन दी है कि द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज subsequently arisen and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived। और वही बात है, अगर आप बहुत लेट जाकर उसको करते हैं तो आपका ये वेव ऑफ माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको आज ऑर्डर 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें टोटल 7 रूल्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इन वीडियोज़ के साथ जुड़े रहिए क्योंकि पूरी सीपीसी में ऑर्डर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर 3 को डिस्कस करेंगे, तो इन वीडियोज़ को आप देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको नई वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें।